गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ प्रैक्टिस टेस्ट सेशन। हमने ये CDS के लिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज से लेके ठीक 30 डेज़ के बाद वी हैव गॉट आवर CDS पेपर। तो आने वाले दिनों में हम लोग डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर रखेंगे CDS का, जो कि मैं क्लास में कंडक्ट करूँगा एंड इट विल बी हैविंग 20 क्वेश्चंस इन इट, जिसको बच्चों को वहाँ पे 30 to 35 मिनट्स में मैक्स करना होता है। और ये सीरीज़ हम लोग पेपर तक कंटिन्यू रखेंगे। तो उस सीरीज़ का आज पहला पेपर लिया गया था, दैट इज़ प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 1। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये कहता है कि ए कैन डू 50% मोर वर्क देन बी इन द सेम टाइम एंड बी अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स। मतलब बी अगर 30 आवर्स में किसी काम को कर लेता है तो ए उस काम को करने के लिए 50% मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी। दैट मीन्स वो इस काम को कर लेगा 20 आवर्स में अगर वो अकेला करता है। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो बोलेंगे सर ये कैसे हुआ। तो ये समझाने के लिए एक सिंपल सा काम करते हैं। बी अगर पूरे काम को 30 आवर्स में कर लेता है तो उसके 1 आवर का काम होगा 1/30, और ए जो कि उससे 50% ज़्यादा एफिशिएंट है उसके 1 आवर का काम हो जाएगा 1/30 इंटू 150/100। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 1/20। दैट मीन्स कि उसको टोटल 20 आवर्स लगेंगे। तो अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो काम खत्म होता है 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 50। दैट मीन्स 12 घंटे में ये दोनों मिलके काम को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि बी स्टार्ट करता है काम को करना, बी स्टार्ट्स वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर्स। तो अगर बी एक दिन में 1 घंटे में 1/30 ऑफ द काम कर लेता है तो उसने 12 घंटे अगर काम किया है तो उसने ऑलरेडी 12/30 ऑफ द वर्क कर लिया होगा। दैट मीन्स उसने 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लिया है। और अब जो रिमेनिंग वर्क है दैट इज वर्क को अगर हम लोग 1 मान लें तो 1 माइनस 2/5 अभी काम बाकी रहता है। दैट मीन्स 3/5 ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। अब इस काम को करने के लिए ए और बी दोनों आ गए हैं, जबकि ए और बी मिलके काम को 12 दिन में कर सकते थे। तो उनको अब कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए सिंपली 12 इंटू 3/5 कर लो। अगर ये दोनों मिलके करते हैं 3/5 ऑफ द काम जो कि ए और बी मिलके 12 घंटे में कर सकते थे, तो इनको टाइम लग जाएगा 12 इंटू 3/5 दैट इज 36/5, और ये हो जाएगा 7.2 आवर, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब अगला क्वेश्चन है जिसको करने के लिए मैंने ट्रिक बताई हुई थी। सबसे पहले नीचे 8 लिख लो ए के लिए, यहाँ 12 और यहाँ पे 15, और टोटल वर्क होता है 1, तो इन सबको ऐड करके इक्वल्स टू 1 कर दिया। मतलब ए अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज। मतलब ए 2 दिन काम करके चला जाता है। अब इसके बाद सी जॉइंस बी एंड वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब है कि बी जो है वो पूरे क्वेश्चन में काम किया है तो उसको हम लोग टी दे देते हैं, और सी आया था ए के जाने के बाद, मतलब 2 दिन के बाद, तो सी के टोटल वर्क जो वो करेगा वो T-2 डेज करेगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड टी। तो ये 2 और 8 को काट के मैंने 1/4 कर लिया। अब ये हो गया T/12 प्लस T-2/15। अब ये 1/4 इधर जाके 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 60 का, 5T प्लस 4T माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3/4। ये इसको काट देगा 15 में, तो यहाँ से आ गया 90 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 45। 90 की वैल्यू हो गई 53, और टी आ जाता है तुम्हारा 53/9 डेज। मतलब पूरा काम जो है वो 53/9 डेज में कंप्लीट होगा, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है A² - 1 होल अपॉन में ए की वैल्यू दे रखी है 5, और हमें फाइंड करना है A⁶ - 1 होल अपॉन में A³। तो इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं A - 1/A इज इक्वल्स टू 5,
और जो हमें फाइंड करना है उसको तोड़ के लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 1/a³। अब ये कैसे हुआ होगा, तो ये a² अपॉन a, जहाँ से a आया है, और ये -1 अपॉन a, और यहाँ पे भी a⁶ अपॉन में a³ जो कट के a³ हो गया, और ये माइनस का 1/a³। तो दिस इज टू बी फाइंड आउट। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, क्यूबिंग कर देते हैं। a³ माइनस 1/a³ माइनस 3ab, तो खाली 3 रहेगा, इंटू a माइनस b, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 5 गिवन है, और इस साइड में तुम्हारा 5 का क्यूब हो गया 125। तो निकालना तो हमें a³ माइनस 1/a³ है, तो 125 यहाँ रहेगा, -3 × 5 मतलब +15 यहाँ आ गया। आंसर हो गया 140, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, जिसमें वो ये कह रहा है कि देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस बी इक्वल्स टू 0, और इसका एक रूट उसने बता दिया b-6। तो ऑब्वियस सी बात है, ये b-6 x की जगह में आएगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स इसको 0 बना देगा। तो ये मैंने लिख दिया है अभी। अब इसको ओपन कर देते हैं। b² प्लस 36 माइनस 12b माइनस 6b प्लस 36 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आ गया b² माइनस 17b प्लस 72 इक्वल्स टू 0। तो साफ सी बात है, b² माइनस 8b माइनस 9b प्लस 72 इक्वल्स टू 0 आएगा, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि b के दो वैल्यूज आने वाले हैं। उनमें से एक वैल्यू हो गया b इज इक्वल्स टू 8, जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 9 आएगा। मतलब दो वैल्यूज आ गए, b इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू 9। बट हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b²। तो 8 वाले पार्ट को छोड़ के b² 9 को लेके करते हैं, तो आंसर आ जाता है 9², दैट इज 81, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, देयर इज अ गर्ल स्नेह हुज एज इज 1/6 ऑफ हर फादर्स एज। मतलब अगर स्नेह को s मान लेते हैं और उसके फादर को f, तो स्नेह का जो एज है वो 1/6 ऑफ हर फादर्स एज है। अब स्नेह के फादर का एज जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि स्नेह फादर्स एज विल बी ट्वाइस ऑफ विमल्स एज आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद स्नेह के फादर का एज जो होगा वो विमल के एज का ट्वाइस हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो स्नेह के फादर की एज को तो हमने f माना ही हुआ है, उसमें 10 ऐड कर दिया, और विमल के एज को हमने v मान के आफ्टर 10 ईयर्स v प्लस 10 किया, दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ विमल्स 8th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 ईयर्स बिफोर, दैट मीन्स विमल का जो करंट एज होगा, अगर उसकी 8th बर्थडे को हमने 2 साल पहले बनाया है, तो उसका जो करंट एज होगा वो 10 ईयर्स होगा। तो इस वैल्यू को यहां डाल देते हैं, तो f प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 10 20। तो f प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40, और यहां से हमें फादर का करंट एज मिल जा रहा है 30। लेकिन हमें तो स्नेह का प्रेजेंट एज पूछा है, तो स्नेह का प्रेजेंट एज हो जाएगा दैट इज f/6 30/6, जो कि आएगा 5 साल। अब ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को लगेगा कि शायद फादर्स की एज पूछी गई होगी, लेकिन ये स्नेह का एज पूछा गया है जो कि 5 साल आ रहा है, और ऑप्शन में देखो डी नन ऑफ दिस है, तो वी हैव टू गो विथ डी, दैट इज नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इट टेक्स 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। सपोज कर लो ये टेलीग्राफ पोस्ट है, और दो ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और आगे जाके दोनों ट्रेन का लेंथ भी तुम्हें दिया हुआ है 120 मीटर ईच। अब सपोज कर लो पहला ट्रेन जो है उसको 10 सेकेंड लगता है पोल को क्रॉस करने में, और दूसरे ट्रेन को 15 सेकेंड लगता है। तो अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा दोनों ट्रेन की लेंथ, जो कि इस क्वेश्चन में सेम है, अपॉन स्पीड देखेंगे तो पहले वाले ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 120 अपॉन 10, प्लस का साइन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और दूसरे ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 120/15। अब ये 120 कहां से है, क्योंकि हमें तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पता ही है, तो ऊपर में भी 120 दो बार ऐड कर देते हैं, 240 हो गया। 120/10 इज 12, 120/15 इज 8, तो आंसर आ गया 240/12, और ये काट के बनेगा 12 सेकेंड्स। मतलब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे 12 सेकेंड में। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है, इफ द सी आई ऑन अ सम एट 50/3% फॉर 3 ईयर्स इज ₹1270। तो सी आई का फॉर्मूला पहले लिख लो, ए माइनस पी होता है, और ए होता है पी इंटू 1+r/100 होल रेस टू द पावर ऑफ n माइनस पी। अब इसमें से अगर मैं p कॉमन ले लूँ तो अंदर रह जाता है 1+r/100 होल रेस टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो सी आई हमें दे रखा है 1270, सी आई की जगह 1270 लिख दिया। अब ये 1270 फिक्स रहेगा। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 50/3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 50/300, और ये 3 साल का डेटा है तो 3 - 1। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे कट गया 1/6 में, तो आ जाएगा 7/6 का होल क्यूब माइनस 1। अब ये सारी बातें हो रही है पी के कैलकुलेशन के लिए। 7 का क्यूब 343 माइनस 6 का क्यूब 216, नीचे में भी 216। अब 343 और 216 को एक बार माइनस कर लो तो ये आ रहा है 127। तो सीधी सी बात है 1270 इज इक्वल्स टू पी इंटू 127 अपॉन में 216, ये इसको काट देगा 10 में, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 2160। अब हमें आगे क्या करना है, हमें फाइंड करना है एस आई ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। मतलब एस आई निकालना है पी इंटू आर इंटू टी/100, जिसमें प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और टाइम भी सेम है। अब यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इसको काट देगा 2 में, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1080। तो एस आई की वैल्यू आ गई 1080, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज थ्राइस दैट ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एल बी की जो वैल्यू है दैट इज 3 टाइम्स द स्क्वायर्स एरिया। उसके साइड को हमने ले लिया है ए, और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ को एल और बी ले लिया। अब क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट इज 3/2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर, जिसको मैंने ये लिया हुआ है, और फाइनली निकालना हमें साइड ऑफ द स्क्वायर ही है, तो बहुत सिंपल हो गया ये। अब यहाँ से आ गया 120a/2 इज इक्वल्स टू 3a², ये इसको काट देगा 60 में, एक a यहाँ से कैंसिल हो गया, और 360 को काट देगा 20 में, तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया 20 सेंटीमीटर, दैट इज बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 सिलेंडर्स ऑफ सेम हाइट, द बेस ऑफ एक्स, मतलब पहले सिलेंडर का x डायमीटर जिसका है, द बेस ऑफ x हैज डायमीटर दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ y। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से है, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब ये ऐसा है, हाइट दोनों का सेम रखा है मैंने, ये कुछ सिचुएशन है। तो हाइट अगर सेम है दैट मीन्स एच पार्ट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। यहां पे लिख लो स्मॉल आर और यहां पे लिख लो कैपिटल आर, और ध्यान रखना कैपिटल आर जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो ये सिचुएशन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, पहले तो इनिशियल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एक्स का वॉल्यूम वी एक्स आ गया तुम्हारा पाई r²h, और वी वाई आ जाएगा तुम्हारा पाई कैपिटल r² इंटू एच, और यहाँ पे r के जगह अगर 2r बैठा दें तो ये हो जाएगा 4r²h। अब उसने क्या बोला है कि इफ हाइट ऑफ x इज डबल्ड, मतलब इस h को मैं डबल कर रहा हूं, अगर मैं इस h को डबल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2h, तो हमारा वॉल्यूम हो जाता है 2πr²h, और इसका वॉल्यूम होता है 4πr²h। तो अगर ध्यान से देखें तो सिलेंडर x का जो वॉल्यूम है वो आधा है एज कंपेयर टू सिलेंडर ऑफ y। तो इसका सही आंसर हुआ वॉल्यूम ऑफ x बिकम्स हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ y। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा की सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को रैशनलाइजेशन से आगे बढ़ा लो, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर और कुछ मत करो, लेकिन नीचे फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होता है a² माइनस b², 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर आ गया cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो एक एक cos थीटा कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये तुम्हारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा HCF LCM की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है लेट x इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ध्यान रखना,
विच वैन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। इसका मतलब है कि तुम्हें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का। अब ये एलसीएम अगर तुम निकालते हो कायदे से, चलो एक बार निकाल के देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 1, 3, 2, 5, 3, 7। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1, 1, 2, 5, 1, 7। और तो नहीं डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 6, 12 12 हो गया, 12 5 16 to 7, 420 आ रहा है। विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, मतलब जो भी नंबर होगा वो 420 के प्लस 1 के फॉर्म में होगा। और लेकिन उसने तुमको बोल दिया है कि ये जो भी नंबर अभी तुमने निकाला है दैट इज एक्स, जो कि इस फॉर्म में है 420 के प्लस 1 के फॉर्म में, दैट नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 2500। तो सीधा 420 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू वही दे सकता है। तो 420 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 2100। तो 2100 प्लस 1, ये हो गया 2101। यही वो इकलौता नंबर है जो कि 2000 एंड 2500 के बीच में होगा और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, इनके सम ऑफ द डिजिट्स को फाइंड करना है। तो 2101 के सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब है 2 + 1 + 0 + 1, द आंसर इज 4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर का। इसमें बोला जा रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जाम इज ए। मतलब ये फॉर्मूला चला गया कंबाइंड एवरेज का, n1 x12 बार इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो कंबाइंड एवरेज जो है क्लास का वो ए है। ना रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैं n1 को बॉयज मान लूँ तो 3:1 के फॉर्म में है, तो 3 इंटू, अब एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज तुमको दिया हुआ है a+1, इसको रहने देते हैं, और गर्ल्स 3:1 के हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा। ये एवरेज हमें नहीं पता है तो इसको x2 बार ही रहने देते हैं। नीचे n1 प्लस n2 मतलब 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 4a इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3 प्लस x2 बार। अब x2 बार हमें एक्चुअली निकालना है, तो इन दोनों को यहाँ भेजेंगे तो आंसर आ जाएगा a-3, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है 1 + 3 + 1 मल्टीप्लाइड विथ 3² + 1, फिर 3 की पावर 4 + 1, फिर 3 की पावर 8 + 1, फिर 3 की पावर में 16 + 1, और फिर 3 की पावर में 32 + 1। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करो, 3 - 1 से पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस 1 को अभी अलग रहने दो। अब यहां से लेके यहां तक a - b इंटू a+b का फॉर्मूला बन गया है, तो वो बन जाएगा a² - b², दैट इज 3² - 1। अब ध्यान से देखो, आगे के जो टर्म्स हैं अगर उसके अंदर में फिर से उसी फॉर्मूला को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो तुमको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि नीचे तो चलो 2 फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 - 1। अब इस तरह से अगर तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगा सको तो हमें ज़्यादा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हमेशा ही फॉर्मूला बनते हुए जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टू द पावर ऑफ 8 - 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 16 - 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 32 - 1 हो जाएगा, और फाइनली आएगा 3 की पावर में 64 - 1 अपॉन में 2। अब इसका एलसीएम ले लो तो ये बन गया 2 + 3 की पावर में 64 - 1 अपॉन 2, और फाइनल आंसर हो गया 3 की पावर में 64 + 1 अपॉन में 2, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लॉग का। इसमें तुम्हें दो वैल्यूज दी हुई है, log p टू द बेस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 25, और एक दिया हुआ है log q टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5, और हमें p और q के बीच में रिलेशन निकालना है। तो p की वैल्यू पहले यहाँ से निकाल लो, 8 के पावर में 25। अब 8 को हम लोग 2 का पावर में 3 लिख सकते हैं, तो p की वैल्यू आ गई 2 टू द पावर ऑफ 75, संभाल के रख लो। अब यहाँ से q की वैल्यू निकाल लो, तो वो आ गया 2 की पावर 5। अब जरा ध्यान से देखो, q की जो वैल्यू है उसके अंदर में 2 की पावर 5 है, और p की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 75 है। तो हम लोग q की वैल्यू के अंदर अगर पावर में 15 लगा दें तो ये वैल्यू p के इक्वल हो जाती है। मतलब q के पावर में 15 लगाने पे p के इक्वल आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया a, दैट इज p इज इक्वल्स टू q टू द पावर ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z इज इक्वल्स टू x² + y। तो ऐसा करते हैं, x को वैल्यू दे देते हैं 20 का,
और y को दे देते हैं 10 का, क्योंकि ये दिया तो नहीं है कि कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर आ गया 400 और यहाँ नीचे आ गया 10, जिससे कि z की वैल्यू फिक्स हो गई 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x एंड y बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 10%, इसी वजह से मैंने ऐसी वैल्यू ली थी कि जिसका 10% आराम से निकाल सके। तो न्यू x कितना हो जाएगा, अगर इसका 10% बढ़ा दें तो 22 का स्क्वायर, और 10 का 10% बढ़ा दे तो 11 का स्क्वायर। तो तुम्हारा z जो है, न्यू z जो आएगा, आप देखो क्या आता है, 484 अपॉन 120, नहीं यहाँ पे तो खाली 11 है, सॉरी, तो 11, तो 484 को 11 से डिवाइड करो, 44 आ जाएगा। तो इनिशियली तुम्हारा z था 40, अब हो गया 44, मतलब इसके अंदर में भी तुमने 10% इंक्रीज किया है, क्योंकि 40 का 10% होता है 4, तभी तो ये 44 हुआ होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, परसेंटेज चेंज। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें बोला जा रहा है कि ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सबसे पहले सीपी को लेट कर लेते हैं आर्टिकल का एक्स। अब अगर SP1 देखें तो आदमी ने इसको बेचा है 25% प्रॉफिट में, तो उसका SP हो जाएगा 125x अपॉन 100, दैट इज 5x/4। अब अगर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, मतलब सीपी जो है उसको 20% कम करके अगर वो लेता, मतलब x माइनस 20x/100, दैट मीन्स 4x/5 पे लेता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹10.50 लेस, देन ही वुड हैव गेन्ड 30%। मतलब SP2 जो है वो 30% ज़्यादा होता है, इस वैल्यू का 30%, मतलब 130/100 इंटू 4x/5। तो एक जीरो काटा, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, तो उसका न्यू SP हो गया 26x/25। और इन दोनों SP का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको 10.50। तो सीधी सी बात है, पहले ये देख लेते हैं बड़ा कौन सा है। तो 5x/4 माइनस 26x/25, इस वैल्यू को 10.50 के इक्वल कर दो। इसका एलसीएम हो गया 100 का, तो 25 125x और यहाँ पे 4 104x इज इक्वल्स टू 10.50। तो टोटल आ गया 21x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1050 अपॉन 100। ये दोनों को काट देगा और 21 इसको काट देगा 50 में, तो सीपी की वैल्यू आ गई 50 रुपीज़, जो कि ऑप्शन ए में अवेलेबल है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर बॉक्सेस कंटेनिंग मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है 60। तो ए बी और सी के अंदर कितने कितने मार्बल्स होंगे, लेट इट बी 1x 2x एंड 3x, और टोटल मार्बल अगर 60 हैं तो इन सबका सम टोटल 60 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से आ गया 6x इज इक्वल्स टू 60 और x की वैल्यू आ गई 10। दैट मीन्स बॉक्स ए के अंदर में 10 मार्बल्स थे, बॉक्स बी के अंदर 20 और इसके अंदर 30। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अबव रेशियो कैन बी चेंज टू 3:4:5। अब उसको रेशियो चाहिए 3x 4x और 5x का। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 60 करेंगे। 12x की वैल्यू आ गई 60, मतलब x हो गया 5। इसका मतलब है कि a के पास है 3x मतलब 15 न्यू इस रेशियो के हिसाब से, b के पास में है 4x मतलब 20 और c के पास में है 5x दैट मीन्स 25। तो सीधी सी बात है, जब 5 मार्बल्स फ्रॉम C टू A ट्रांसफर हुआ होगा तब ये चीज पॉसिबल हुई होगी। तो D इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में करेक्शन था, यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने क्लास में बताया था कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू दे रखी है p माइनस क्यू होल मल्टीप्लाइड विथ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, p माइनस क्यू लिखा, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यूब, और यहाँ पे तुम्हारे पास में एक माइनस एक्स पी क्यू भी है। तो p माइनस क्यू ये तो रह गया, और अब तुम इस साइड के वैल्यू को खोलो तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस पार्टिकुलर पार्ट, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू माइनस 2p क्यू माइनस एक्स पी क्यू। अब इसको यहाँ फेंक दो तो 3p क्यू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पी क्यू, तो x की वैल्यू हो जाती है -3 आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ p एंड q, और यही तुमको पूछा गया था, तो b इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है y प्लस 1/z की वैल्यू दे रखी है 1 और x प्लस 1/y की वैल्यू दे रखी है 1, और हमें फाइंड करना है x y z की वैल्यू।
तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस वाई, और दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, और इन दोनों वैल्यू को ले जाके यहाँ पुट करते हैं। तो y की जगह आ गया 1/1 माइनस एक्स, और z के जगह में 1/1 माइनस वाई लिखने के जगह लिख दो 1/1 माइनस एक्स, क्योंकि y की तो वैल्यू ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इंटू 1/1 माइनस एक्स, इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब क्या होगा, 1 माइनस एक्स से गया, 1 माइनस 1 से गया, और बच गया x अपॉन माइनस एक्स जो कि कट के बन जाएगा -1। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब आखिरी क्वेश्चन है, आउट ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर को ले लेते हैं x, y, z। Let us assume that x is the first number, y is the second number and z is the third number. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 73, दैट मीन्स x प्लस वाई जो है वो 73 के इक्वल है, और सेकंड और थर्ड मतलब y और z का जो सम है वो 77 के इक्वल है। और क्या दिया है, द सम ऑफ थर्ड दैट इज z प्लस 3 टाइम्स द फर्स्ट दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 104, और हमें बताना है थर्ड नंबर की वैल्यू, दैट मीन्स z हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो मुझे नहीं चाहिए वो निकल जाएगा क्वेश्चन से, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। y कैंसिल हो गया, ये बचा x माइनस जेड इक्वल्स टू -4। अब हमें निकालना थर्ड नंबर है, तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू जेड, और इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो ये बन गया तुम्हारा नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकालना फ़ायदेमंद होगा, हमें थर्ड नंबर चाहिए ना, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि z माइनस 4 आएगा। तो z प्लस 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 4 इक्वल्स टू 104, निकालना हमें थर्ड नंबर है दैट इज z। तो z प्लस 3z माइनस 12 इक्वल्स टू 104, तो 4z इज इक्वल्स टू 116, तो z की वैल्यू आ जाएगी 29। अब ये 29 बी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर का डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है, और मैं चाहूँगा कि तुम भी इस तरह के पेपर को देते रहो। हमने टोटल 27 या 28 मिनट्स लगाया है 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इफ़ यू प्रैक्टिस लाइक दिस टिल योर एग्जाम टाइम, 20 क्वेश्चंस का सेट अगर हर दिन आके देते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट इन सॉल्विंग सीडीएस मैथ्स पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन तुम्हें 2 घंटे में करने हैं, उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड दीज आर ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर। तो आई कैन से कि कल ज़्यादा बच्चे मुझे देखने को मिलेंगे, आज सिर्फ 7 या 8 बच्चे ही आए थे। तो डेफिनेटली जितने भी स्ट्रेंथ अभी अवेलेबल है, दे ट्राई टू गिव दिस पेपर एट एनी कॉस्ट। ठीक से सॉल्यूशन को स्टडी कर लेना, एंड स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।